अच्छा, अब हम एमडी-कैट के लिए अगला चैप्टर स्टार्ट करें। इसके बाद हमारे पास सिर्फ किंगडम एनिमेलिया वाला चैप्टर रह जाएगा। ये चैप्टर है जिसको आपकी बुक्स में ट्रांसपोर्ट, इम्यूनिटी और सारे नामों से जाना जाता है, ठीक है। बट एमडी-कैट सिलेबस में लाइफ प्रोसेसेस का ही एक सब टॉपिक में आ जाता है। खैर एनीवेज, मैं इसको अपलोड एज अ ट्रांसपोर्ट और इम्यूनिटी वाली फॉर्म में करूँगा ताकि आप अपनी बुक से इसको रिलेट कर सकें। एक ही बात है, अल्टीमेटली पढ़ना ही है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो होता है कि ट्रांसपोर्ट क्या है। अब ट्रांसपोर्ट हमने पढ़नी है दो में, प्लांट्स में और एनिमल्स में भी। फ़िलहाल प्लांट्स का हम देखते हैं चीज़ें। ट्रांसपोर्ट क्या है, प्लांट में ट्रांसपोर्ट हमें पढ़ना है वाटर और मिनरल्स कैसे प्लांट्स में रूट से ऊपर सारे जा रहे हैं, लीव्स तक। इस पूरा प्रोसेस जो है ट्रांसपोर्ट का ही हमने देखना है। अब प्लांट्स में आ जाता है, हम पढ़ते हैं कि अपटेक होगा और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल्स। तो अपटेक के लिए दूसरे टर्म जो यूज़ करते हैं होते हैं एब्जॉर्प्शन। मतलब क्या कि अगर प्लांट्स की रूट्स हैं जो अंडरग्राउंड हैं, सरफेस के नीचे हैं, यहाँ पर ये एब्जॉर्ब करे वाटर को, रूट्स और मिनरल्स, इसको हम कहेंगे कि ये हुआ है अपटेक। ये दूसरा नाम है एब्जॉर्प्शन। अब ये पूरा ये आपके पास आ गई प्लांट की स्टेम, ठीक है, यहाँ ऊपर आ रहे हैं, लीव्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर पूरा ट्रांसफ़र होगा लीव्स तक, इसको हम नाम देंगे ये हो रहा है ट्रांसपोर्ट। तो अपटेक और ट्रांसपोर्ट का डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए। अब अपटेक कौन करेगा, अपटेक करेंगे रूट्स। और रूट्स और क्या फंक्शन करती हैं, एक तो अपटेक मतलब एब्जॉर्प्शन कर ले, उसके साथ साथ रूट फूड को भी स्टोर करती हैं। और रूट जो है प्लांट को एंकर कर रखती हैं सॉइल के अंदर। जैसे ये नीचे सॉइल है तो प्लांट जो है वो एक जगह जमा हुआ है सॉइल के अंदर, तो ये रूट्स की मदद से हो रहा है। और रूट्स के अंदर कुछ रूट हेयर्स भी होते हैं। मतलब क्या कि अगर ये रूट्स हैं, ठीक है, तो इनकी एक्सटेंशंस हैं ऐसी रूट हेयर्स, जो कि एक्चुअली एपिडर्मिस की एक्सटेंशन है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। अब वाटर देखें कितनी ज़्यादा एरिया, वाटर मिनरल कितनी ज़्यादा एरिया से एब्जॉर्ब हो सकता है। तो रूट हेयर्स होते हैं जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, एक्चुअली एपिडर्मिस की एक्सटेंशन होती है। ये हम आगे भी और डिटेल में डिस्कस भी करते हैं, ठीक है। और ये सरफेस एरिया अप टू 67% तक सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, ठीक है। यहाँ तक होगी बेसिक बात। अब एक और एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट बात जो पंजाब की बुक में मेंशन है, ये एक राई प्लांट होता है जो कि 14 मिलियन रूट हेयर्स होते हैं। और वो अगर 14 मिलियन रूट हेयर्स को हम अगर सीधा करके बिछाएं तो वो 600 किलोमीटर कवर कर सकते हैं। तो एमसीक्यू के लिए दो टर्म्स इंपॉर्टेंट हो गए। अब हमने पढ़ना है अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। अभी तक जो हम ऊपर देख रहे थे वो एक जनरल बातें थी। अब हम स्पेसिफिक वाटर के लिए देखते हैं। वाटर सबसे पहले जाएगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है कि मूवमेंट हो कहाँ से, ज़्यादा वाटर की से लेकर कम वाटर की तरफ, मतलब हाई वाटर ग्रेडियंट से लेकर कम वाटर ग्रेडियंट की तरफ, थ्रू पार्शली परमेबल मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल लिख देता हूँ ताकि वो समझने ये ज़्यादा आसान होता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो उसको हम कहते हैं कि क्या है, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस का वर्ड हमेशा वाटर के लिए यूज़ होता है। तो ये एमसीक्यू में भी कंफ्यूज कर दिया जाता है। मूवमेंट ऑफ वाटर कह रहे होते हैं यूजुअली बच्चे, डिफ्यूजन मार्क कर देते हैं। तो प्रोसेस तो ऑलमोस्ट वही हो रहा है, बट वाटर जब हम आ जाए तो वहाँ पर ऑस्मोसिस का ही मार्क करेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। उसके बाद एक और जो बेसिक सी चीज़ है वो हमने देखना है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में परमेबिलिटी का डिफरेंस। सेल वॉल जो है हमने पहले भी पढ़ा है, फुली परमेबल होती है। ये आपसे एक दो बार एमसीक्यू में पूछा भी गया है। तो फुली परमेबल है वाटर मिनरल्स के लिए, मतलब सारे वाटर मिनरल को अलाउ कर देगी। सेल मेम्ब्रेन जो है वाटर के लिए तो फुली परमेबल है, बट मिनरल्स के लिए पार्शली परमेबल है। मतलब क्या, कुछ मिनरल्स को अलाउ करेगी, कुछ को नहीं करेगी। तो मिनरल्स के लिए पार्शली परमेबल है। तो इस बात को, इन दो बातों को बेस बना के हम आगे थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। अब वाटर जो है वो मूव करता है कहाँ से। अब मैंने आपको जैसे बताया था ऊपर भी, कि यहाँ पर दोबारा देख लेते हैं। ये रूट्स हैं, ठीक है, रूट से ऊपर पूरी स्टेम और लीव्स हैं। तो वाटर एब्जॉर्ब होगा रूट्स में, स्टेम में ट्रांसपोर्ट होगा लीव्स तक। तो वाटर का पूरा रूट क्या है, वो ये होता है कि सॉइल में, ज़ाहिर रूट्स तो सॉइल के अंदर है, तो सॉइल में एपिडर्मिस, मैंने आपको पहले भी बताया, एपिडर्मिस की एक्सटेंशन होती है रूट हेयर्स। तो एपिडर्मिस में जाता है, एपिडर्मिस से कहाँ जाएगा, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स में जाएगा, कॉर्टेक्स से जाएगा एंडोडर्मिस में, पेरिसाइकिल में, और फ्लोएम और फ्लोएम के जाइलम में, फिर जाइलम उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। तो रूट्स में ये पूरा मैं एरिया बता रहा हूँ, रूट्स में कवर हो रहा है। क्या कि सॉइल में, मतलब रूट जा रहा है सॉइल में, सॉइल से एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का क्या मतलब है, रूट हेयर। अभी मैं डायग्राम से दिखाता हूँ और क्लियर होगा। एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फ्लोएम, जाइलम। अब इस डायग्राम से आप देखें, ठीक है। सबसे बाहर वाली लेयर हमेशा होती है एपिडर्मिस। तो ये एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से देखें ये आपको हेयर की तरह स्ट्रक्चर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसको हम नाम दे रहे हैं रूट हेयर का। तो एक्चुअली एपिडर्मिस की एक्सटेंशन है। एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है कि रूट है किसकी एक्सटेंशन है, तो एपिडर्मिस की है। तो इस डायग्राम को अगर विजुलाइज कर ले तो मैं आपको बात बता रहा हूँ, बड़ी आसान हो जाए आपके लिए समझना। तो एपिडर्मिस के बाद हमने देखा था वो जा रही थी चीज़ वाटर जो है कॉर्टेक्स में। तो ये रहा कॉर्टेक्स। तो यहाँ देखें ये बाहर क्या एपिडर्मिस है, मैं इसको हाईलाइटर ले लेता हूँ, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि समझना थोड़ा आसान हो जाए। हाईलाइटर ले लिया और ये, ठीक है। ये बाहर वाली लेयर देखें, ये वाली जो सबसे बाहर है, ये क्या है, ये एक्चुअली है आपके पास एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस के अंदर जो लेयर है, चेंज कर लूँ, अंदर जो लेयर है एपिडर्मिस के बाद, ये सारा कॉर्टेक्स जो अब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लू से, ये सारा क्या है, ये है एक्चुअली आपके पास कॉर्टेक्स। अब मैं दोनों लेयर्स को मिटा देता हूँ,
कॉर्टेक्स भी देख लिया हमने और एपिडर्मिस भी देख ली। अच्छा, अब इसके बाद हमने देखना है, अब मैं आपको कलर चेंज करके ब्लैक से अब मैं बनाऊँगा। हमने देखते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस ये अंदर वाली लेयर है, ठीक है, ये वाली जो ये मारी हुई है एंडोडर्मिस, यहाँ देखें ये वाली लेयर है जो बाहर ये कवर कर रही है एंडोडर्मिस, ये ठीक है, ये वाली सारी एंडोडर्मिस है। अब एंडोडर्मिस के बाद इसके अंदर जो लेयर है एंडोडर्मिस के अंदर, वो लेयर आपके पास आ जाती है पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल ये एंडोडर्मिस के अंदर वाली लेयर पेरीसाइकिल है, जो अब मैं ये मार्क कर रहा हूँ, ये सारा ये पेरीसाइकिल है, ठीक है, पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल के बाद क्या आएगा, पेरीसाइकिल में फ्लोएम फिर जाइलम। तो फ्लोएम अब मैं येलो से मार्क कर रहा हूँ, ये सारा फ्लोएम है, ठीक है, ये फ्लोएम है। फ्लोएम के अंदर अब जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये क्या है, जाइलम है। तो ये अगर आप इस डायग्राम को विजुलाइज कर लें तो वाटर जो है ऐसे ही मूव करता है बाहर से अंदर की तरफ, जो मैंने आपको अभी बताया। एक और डायग्राम से भी देख लेते हैं और विजुलाइज और क्लियर हो जाए, चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है, एपिडर्मिस। तो ये एपिडर्मिस है, ये वाला एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस से रूट हेयर्स निकल रहे हैं, ठीक है, ये यूनिसेलुलर हेयर कहा हुआ है, बट रूट हेयर्स इनमें रखें, रूट हेयर्स निकल रहे हैं, ठीक है। एपिडर्मिस के बाद क्या आता है, एपिडर्मिस में कॉर्टेक्स आ रहा था, कॉर्टेक्स की लेयर आ गई। उसके बाद एंडोडर्मिस आ रहा है, ये एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद पेरीसाइकिल है, ये पेरीसाइकिल, ठीक है। पेरीसाइकिल के बाद हमारे पास आता है फ्लोएम। फ्लोएम के बाद आ जाता है जाइलम, बस जाइलम चेन में रखें। फ्लोएम के बाद क्या आएगा, जाइलम, ठीक है। मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, अभी इन चीज़ों की जाने में ज़रूरत नहीं है, अभी हमारा टॉपिक उस पर फोकस रखते हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ आई होप सब क्लियर हो चुकी होगी कि वाटर कैसे मूव कर रहा है। अच्छा, अब वाटर ये तो कौन कौन से लेयर्स को क्रॉस कर रहा था हमने वो देखा। अब हम देखेंगे वाटर के कुछ पाथवेज़ हैं कि वाटर जो है तीन पाथवे से बल्कि मूव कर सकता है। एक है एपोप्लास्ट पाथवे, एक है सिम्प्लास्ट पाथवे, और एक माइनर रोल जो है आपके पास वो हो जाता है वेक्यूलर पाथवे का। सबसे पहले एपोप्लास्ट। एपो का मतलब होता है अवे। अब प्लास्ट वर्ड का मैं आपको मीनिंग बता दूँ कि प्लास्ट में यहाँ लिख रहा हूँ, हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट होता है सेल विदाउट सेल वॉल, हम नाम देते हैं प्रोटोप्लास्ट। मतलब क्या कि आप प्लांट सेल लें, उसकी सेल वॉल रिमूव कर दें तो क्या बचेगा पीछे, प्रोटोप्लास्ट। तो एपो का मतलब है अवे और प्लास्ट का मतलब मैं बता चुका हूँ, प्रोटोप्लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये सीखे क्या है, सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल। जो सेल वॉल है एडजेसेंट, जो सेल्स के आपस में, सेल डायग्राम से भी दिखाता हूँ, सेल वॉल, उससे सेल वॉल से जो है वो वाटर मूव करके जा रहा होगा। अब एक इसमें रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी कि एंडोडर्मिस वाले रीजन में, जो ऊपर हमने डायग्राम में भी देखा, ये वाला पूरा प्रोसेस जो है डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। क्यों डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आ जाएंगे। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कुछ चीज़ों की आप समझ लें डिपोजिशन हुई भी है, वो एक स्ट्रिप बना रही है, इसको कैस्पेरियन स्ट्रिप कह रहे हैं। इसकी वजह से अब ये पाथवे कंटिन्यू नहीं हो पा रहा, इसके बाद शिफ्ट हो जाता है सिम्प्लास्ट पाथवे में। इसी को अगर डायग्रामेटिकली मैं आपको दिखाऊँ तो हमने अभी पढ़ा है एपोप्लास्ट पाथवे। तो एपोप्लास्ट की डायग्राम में आपको दिखा दूँ, मैंने बताया कि ये जा रहा है कैसे, ये जा रहा है थ्रू सेल वॉल। तो देखें ये है बाहर सेल वॉल, ये एक रफ सी डायग्राम है, फिर प्रॉपर डायग्राम से भी दिखा दूँगा। ये अंदर है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये है वैक्यूल। तो जो मूवमेंट ऑफ वाटर होगी या मिनरल्स भी इसी पाथवे से होंगे, एपोप्लास्ट पाथवे से, वो ये ऐसे आएंगे। ऐसे जाने के बाद ये सेल वॉल के ज़रिए मूव करते रहेंगे, मूव करते करते यहाँ आके रुक गए, ठीक है। ये क्या है, ये एक्चुअली कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं जो एंडोडर्मिस में डेपोजिशन। सिमिलरली इस साइड भी बना लेते हैं, ऐसे आए और ये सेल वॉल के ज़रिए जा रहे हैं और आके यहाँ रुक गए, अब आगे जा नहीं पा रहे, ठीक है। तो ये वाला पाथवे क्या है, एपोप्लास्ट पाथवे। अब मैंने ऊपर आपको बताया कि ये आगे शिफ्ट हो जाएगा सिम्प्लास्ट पाथवे में। अब सिम्प्लास्ट पाथवे क्या है वो देख लेते हैं। सिम का मतलब होता है टुगेदर, और प्लास्ट वही है जो मैंने आपको बताया। तो सिम का मतलब टुगेदर। अब टुगेदर क्या मतलब कि इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट होते हैं। प्रोटोप्लास्ट मैंने बताया क्या है कि सेल वॉल को हटा दें, बाकी पूरा सेल क्या हो जाएगा, उसको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट है सेल वॉल के अलावा, वो पूरा सेल आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। कैसे इंटरकनेक्टेड है, ये इंटरकनेक्टिंग प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए इंटरकनेक्टेड है। प्लाज्मोडेस्माटा समझे गैप है सेल्स के बीच में, जैसे ये अगर सेल है, ये दूसरा सेल है, इसके बीच में एक गैप बना हुआ है, कनेक्शन है, इसको प्लाज्मोडेस्माटा कह रहे हैं, और ये आपस में कनेक्टेड है। इसको डायग्राम से देख लेते हैं। देखें ये एक सेल है, सेल नंबर 1 नाम दे रहा हूँ, इसको सेल नंबर 2 नाम दे रहा हूँ। ये रहा बीच में प्लाज्मोडेस्माटा, ये दोनों तरफ। तो वाटर क्या होगा, वाटर यहाँ से इस सेल से आया, जैसे अगर मिसाल के तौर पर यहाँ आके रुक गया इस प्रोसेस पे, यहाँ पर इस पॉइंट पे आके रुक गया एंडोडर्मिस में, तो क्या हो जाएगा, सेल के अंदर जाएगा वाटर, और ये प्लाज्मोडेस्माटा से नीचे यहाँ एक और सेल होगा, उसके नीचे प्लाज्मोडेस्माटा होगा, एक और सेल होगा, तो ये ऐसे मूव करने लग जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी एक और सेल, प्लाज्मोडेस्माटा और सेल। तो ये क्या होगा, प्लाज्मोडेस्माटा क्या एक्चुअली सेल के अंदर से मूवमेंट हो रही है थ्रू जो ये वाला पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे एक्चुअली क्या है, सेल के अंदर से मूवमेंट हो रही है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। एपोप्लास्ट पाथवे क्या था कि ये मूवमेंट हो रही है कैसे, ये मूवमेंट हो रही है सेल वॉल के जरिए।
अब वैक्यूलर पाथवे क्या है कि मैंने बताया कि ये वाला वैक्यूल है अंदर, ठीक है। तो जो कुछ सब्सटेंस है वो यहाँ के वैक्यूल में कुछ टाइम के लिए स्टोर हो जाते हैं, फिर वो दूसरे सेल में चले जाएंगे, उसके वैक्यूल में स्टोर हो जाएंगे। तो ये इतना कॉमन पाथवे नहीं है, ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता। मेन यही है एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट। अब मैं इस प्रॉपर डायग्राम से आपको दिखाता हूँ। ये वाला डायग्राम देखें, ये बाहर क्या है, ये है सेल वॉल, ठीक है। और ये आ गया आपके पास अंदर, क्या आ गया, ये अंदर हो जाएगी आपके पास सेल मेम्ब्रेन, इसको कंसीडर कर लें, ठीक है। तो बाहर से यहाँ पर इन्होंने की भी बनाई हुई है एपोप्लास्ट पाथवे, क्या है ये इस कलर से शो किया हुआ है इन्होंने। तो बाहर सेल वॉल से जा रहा है क्या, एपोप्लास्ट पाथवे। मैं कलर चेंज करता हूँ, ये वाला डायग्राम मेरा कलर शायद इतना सही बैठ नहीं रहा, ये वाला कलर लेते हैं। ये वाला जो जा रहा है ये क्या है, एक्चुअली ये है आपके पास एपोप्लास्ट पाथवे। यहाँ आके रुक गया, कैस्पेरियन स्ट्रिप है, ये एंडोडर्मिस में ही है, एंडोडर्मिस में ये मेंशन भी देखें, ये एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप है। अब यहाँ पर क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ देखें ये सेल के अब अंदर से जा रहा है, ये प्लाज्मोडेस्माटा है, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो ये है मूवमेंट ऑफ वाटर और मिनरल्स। इसके बाद हम देखें, अपने वाटर का तो हमने देख चुके हैं। अब टेक एंड एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, ये किसका है, ये एक्चुअली मिनरल्स के लिए है। मिनरल्स के लिए थोड़ी सी बातें देखेंगे। ये भी इंटर होती हैं कैसे, रूट में अलॉन्ग विद वाटर, जैसे हमने ऊपर वाटर के देखा। तो वाटर में डिज़ोल्व हो गया, जैसे अगर ये वाटर है पूरा, तो इसके अंदर मिनरल्स क्या होंगे, डिज़ोल्व होंगे, डिज़ोल्व फॉर्म में इंटर हो जाएंगे। उसके बाद कैसे इंटर होंगे, तो डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन आपको पता है क्या है कि डाउन द कंसंट्रेशन मूव करना। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, कोई पंप हो, कोई चीज़ हो जो उसको फैसिलिटेट करके मूव करा रही हो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी से इसको मूव कराना है। सारे प्रोसेस जो हैं बहुत सिंपल है, हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर भी चुके हैं और सेल के चैप्टर में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है। तो अब कुछ हम एसोसिएशंस पढ़नी है रूट्स की कुछ और ऑर्गेनिज्म के साथ, और वो ऑर्गेनिज्म उनको क्या प्रोवाइड करेंगे, ऑर्गेनिज्म उनको मिनरल्स प्रोवाइड करेंगे। वो एसोसिएशन हमें देखनी है। पहले एसोसिएशन है माइक्रोराइजी देखनी है। दूसरी एसोसिएशन जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। माइक्रोराइजी क्या है कि रूट्स में कुछ तरह के फंजाई मौजूद हों, तो ये आपस में रह रहे हों, तो इसको हम सिम्बियोंट रिलेशनशिप भी कह सकते हैं, सिम्बियोंट रिलेशनशिप, ठीक है। तो जो फंजाई है वो प्रोवाइड करता है फॉस्फोरस, एक सेकंड का मैं पेन पिक कर लूँ, इसको करेगा फॉस्फोरस प्रोवाइड करेगा, और ट्रेस एलिमेंट जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये प्रोवाइड करेगा फंजाई। और जो रूट्स हैं ये फूड प्रोवाइड कर देंगी फंजाई को, तो ये मिलजुल के रह रहे होंगे। तो ये फंजाई, ये फॉस्फोरस और कॉपर और जिंक वगैरह ये क्या है, एक्चुअली फंजाई जो है प्रोवाइड कर रहा है। ये माइक्रोराइजी एसोसिएशन में आ गया। ऐसे ही नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हमने और भी 2-3 जगह डिस्कस किया ये वाला अपनी सीरीज़ में, ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है एमडी कैट वीडियोज़ की। ये जो लेजुमिनस प्लांट्स होते हैं, जैसे मटर है, दाने नुमा जो हमारे पास प्लांट्स हैं, उनकी रूट्स में मौजूद होता है एक राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में 78% आपको पता है नाइट्रोजन मौजूद होती है, बट ये वाली नाइट्रोजन को प्लांट यूज़ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इस फॉर्म में नहीं, प्लांट को नाइट्रेट की फॉर्म में चाहिए, नाइट्रेट या नाइट्राइट की फॉर्म में चाहिए। ये N2 को, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उसको नाइट्रेट या नाइट्राइट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और कन्वर्ट करके प्लांट इसको यूज़ कर पाते हैं। तो ये एसोसिएशन है। अब ये भी कैसे मूव करेंगे सारे मिनरल्स, वही एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, जाइलम, ठीक है, ये सारे प्रोसेस से मूव करेंगे। अब इनमें भी वही बात फॉलो होंगे, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और वैक्यूला, जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं। तो बातें मिलती जुलती ही हैं मिनरल वाटर एब्जॉर्प्शन में, बट ये माइक्रोराइजी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये इनकी चीज़ें थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा भाई, अब हम एक नया टॉपिक की तरफ आगे मूव करते हैं, जिसका नाम है वाटर पोटेंशियल वाला पूरा कॉन्सेप्ट। सॉलिड पोटेंशियल भी आएगा, प्रेशर पोटेंशियल भी आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको सही तरह समझना बड़ा ज़रूरी है। इसके MCQ आपसे अच्छा खासे हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आई थिंक अगर 200 का टोटल पेपर है, उसमें बायोलॉजी का काफ़ी पोर्शन होता है, 68 MCQ होते हैं, उसमें एक आध MCQ आपसे ये वाले कॉन्सेप्ट से आता है ज़रूर। तो ये 10-15 मिनट में आपको समझाऊंगा, आपको अच्छी तरह इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। सबसे पहले वाटर पोटेंशियल को हम एक साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला साइन है उसका, जिसको हम साई का नाम देते हैं, पहली चीज़ हो गई। उसके बाद वाटर की काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो मूव कराती है किसी चीज़ को, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। कोई चीज़ की हाइट पे हो तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, कोई चीज़ की मूवमेंट हो उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, कैन मूव, ठीक है। ये बात, पहली बात क्लियर होगी। अब एक चीज़ ये है, मैंने बताया वाटर मॉलिक्यूल्स के बाद काइनेटिक एनर्जी, अगर तो वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, जितने वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा, सबकी अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी टोटल भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। टोटल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो ज़ाहिर है, मैंने बताया वाटर पोटेंशियल का मतलब भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल वाटर पोटेंशियल भी ज़्यादा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली सारी चीज़ें क्या है, रिलेटेड है। अगर वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए, मतलब वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, तो वाटर पोटेंशियल ज़्यादा, सिंपल हो गया। अब हम देखते हैं कुछ फैक्टर्स हैं जो कि वाटर पोटेंशियल को कंट्रीब्यूट करते हैं। क्या कि सॉल्यूट पोटेंशियल है और प्रेशर पोटेंशियल हो जाएगा, प्रेशर पोटेंशियल है ये।
इन दोनों को भी डिस्कस करना है हमने, सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल। अच्छा, एक चीज़ सॉलिड पोटेंशियल या प्रेशर पोटेंशियल्स को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है और पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब प्योर वाटर होता है जिसमें अंदर कोई सॉल्यूट ऐड नहीं है, मतलब कोई चीज़ ऐड नहीं है, वाटर डिस्टिल वाटर भी आप इसको कह सकते हैं, उसका जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम होता है, उसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं है, मैक्सिमम पोटेंशियल है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, एक ही मतलब है। तो उसको हम एक डेजिग्नेट कर देते हैं कि ज़ीरो है, हमने एक नंबर तो सेट करना है ना, तो हमने यहाँ इसको ज़ीरो रख दिया। तो इससे भी अगर किसी का अच्छा पोटेंशियल होगा, वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव में चला जाएगा, अगर इसमें वाटर पोटेंशियल कम होता जाएगा तो वो नेगेटिव में चला जाता है। ये चीज़ अब हम पढ़ते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल, जिसका दूसरा नाम है ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी। सॉल्यूट पोटेंशियल ये आपको पता है सॉल्वेंट क्या होता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस के अंदर कोई सॉल्यूट डिज़ोल्व हो रहा हो। जैसे अब इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ कि अगर पानी है, ये पानी के अंदर हम नमक को डिज़ोल्व करें, जैसे NaCl है, तो पानी क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा सॉल्वेंट, वाटर हो जाएगा, और सॉल्यूट जिसको डिज़ोल्व करें NaCl, ये सॉल्यूट हो जाएगा। सिंपल, ठीक है, आसान हो गई ये चीज़। अब जो सॉल्यूट पोटेंशियल है ये क्या है एक्चुअली, अगर हम किसी पानी में, आसान करके समझाता हूँ, पानी का मैंने बताया कि क्या होता है, ज़ीरो होता है आपके पास वाटर पोटेंशियल, अब प्योर है, डिस्टिल वाटर है, इसमें हम आपने ऐड कर दिया सोडियम क्लोराइड या NaCl, नमक ऐड कर दिया, ठीक है। जब इसमें आपने नमक ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल नेगेटिव में चला जाएगा, पीछे की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि प्योर नहीं रहा ये। अब चेंज वाटर पोटेंशियल ड्यू टू सॉल्यूट, जैसे मैंने बताया NaCl ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, जितनी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ज़्यादा होती जाएगी, मिसाल वही NaCl ध्यान में रखें, NaCl ज़्यादा होता गया तो हमारे पास जो वाटर पोटेंशियल है क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर पोटेंशियल है, मतलब कि हम सॉल्ट को ज़्यादा करते जाएँ तो वाटर पोटेंशियल कम होता जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, कम होने का मतलब वही मैंने बताया कि प्योर की क्या वैल्यू थी, ज़ीरो। तो जब हम वाटर हमने ऐड कर दिया, हम कह रहे हैं कम हो रहा है, तो कम में कहाँ जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव हो गई। तो अब यहाँ पे समराइज करने के लिए ये दो बातें लिखी हुई जो मैं आपको समझा भी चुका हूँ। क्या है कि सॉल्यूट बढ़ाते हैं, सॉल्यूट NaCl ध्यान में रखें, सॉल्ट, ठीक है, सॉल्यूट के, तो आपको समझना आसान होगा। तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी वाटर पोटेंशियल की, नेगेटिव का मतलब वाटर पोटेंशियल का कम हो गया। अब इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है प्रेशर पोटेंशियल का। तो प्रेशर पोटेंशियल क्या है भाई, कि इफ़ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाइड टू प्योर वाटर, तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इसका क्या मतलब है कि हमने यहाँ पर मैंने कंटेनर बनाया है, कंटेनर 1, इसको C1 लिख रहा हूँ, ये है कंटेनर 2, इसको मैं C2 लिख देता हूँ। इन दोनों में हमने रखा है प्योर वाटर। प्योर वाटर का मतलब क्या था, डिस्टिल्ड वाटर, इसका वाटर पोटेंशियल ज़ीरो होगा, ऊपर मैंने समझाया। अब हमने कुछ चीज़ ऐड नहीं कर रहे, हम पहले क्या ऐड कर रहे थे, हम ऐड कर रहे थे सोडियम क्लोराइड को, इसी वजह से क्या बढ़ा था हमारे पास, इसकी वजह से हमारे पास सॉल्यूट पोटेंशियल जो है वो बढ़ा था। तो अब हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, अब हम ये कर रहे हैं कि हम एक कंटेनर की तरफ, ये कंटेनर दोनों आपस में कनेक्टेड हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, एक कंटेनर में हम फोर्स लगा रहे हैं, ये F से मैंने रिप्रेजेंट किया फोर्स। जब हमने प्रेशर लगाया, फोर्स लगाई, तो इसका वाटर पोटेंशियल बढ़ गया, ठीक है। तो फोर्स लगाने से वाटर पोटेंशियल बढ़ गया, और वाटर कहाँ मूव करेगा अब, ये कंटेनर 1 से कंटेनर 2 की तरफ मूव करेगा। दायरा है हमने 1 पे फोर्स लगाई तो यहाँ से मूव करने लग जाएगा वाटर। तो जब वाटर मूव भी हमेशा कब करता है, यहाँ हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल मूव करेगा, मतलब पॉजिटिव है, यहाँ जीरो है, तो हाई से लो की तरफ मूव करता है। तो यही हो रहा है, हमने फोर्स लगाया, हाई से लो की तरफ मूव कर रहा है, तो वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, इसको हम कह रहे हैं प्रेशर पोटेंशियल। अब हम वाटर पोटेंशियल को अगर समराइज़ करें, ये वाटर पोटेंशियल का साइन, वाटर पोटेंशियल है सम किसका, सॉलिड पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल का सम है। ये वाली क्वेश्चन की बात आपसे पूछी जाती है। सॉलिड पोटेंशियल भी देख चुके हैं हम, किसी चीज़ में कोई सॉल्यूट ऐड करें, जैसे नमक ऐड किया, प्रेशर पोटेंशियल हम क्या है, प्रेशर लगा रहे हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वाटर पोटेंशियल क्यों पढ़ रहे हैं, वाटर पोटेंशियल इसलिए पढ़ते हैं, हम मूवमेंट ऑफ वाटर को देख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये है कंटेनर 1, ये है कंटेनर 2, वही एग्जाम्पल आपस में कनेक्टेड है। यहाँ का वाटर पोटेंशियल पॉजिटिव है, यहाँ का जीरो, तो हमें पता है हाई से लो की तरफ जाएगा, तो पॉजिटिव से जीरो की तरफ जाएगा, तो वाटर कहाँ मूव करेगा, ये हम आइडिया लगा सकते हैं वाटर पोटेंशियल से। अब एक एक्टिविटी है जो पंजाब की बुक में भी दी हुई है, और इससे थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेरे पास दो सेल हैं, एक सेल 1 है और दूसरा सेल 2 है, या इसको आप सेल A कह लें, सेल A आई वुड से ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये है सेल B। अच्छा, इसका सेल A का जो वाटर पोटेंशियल है वो है -1200, सेल B का है -800। तो अच्छा, अब बाकी वैल्यू भी देखते हैं। और जो प्रेशर पोटेंशियल है सेल A का वो है 800, और प्रेशर पोटेंशियल सेल B का 600। सॉलिड पोटेंशियल सेल A का -200 और सॉलिड पोटेंशियल सेल B का -1400। अब कह रहे हैं हाई वाटर पोटेंशियल किसका है। हाई वाटर पोटेंशियल बहुत आसान है, यहाँ -1200 वैल्यू है और -800 वैल्यू है, तो छोटी वैल्यू कौन सी है, -800। ये ज़्यादा माइनस का मतलब है कि छोटी वैल्यू है, तो ये ज़्यादा हाइयर वैल्यू है, तो ये हाई वाटर पोटेंशियल सेल B का हो गया। ये चीज़ होगी पहली। अब मूवमेंट कहाँ से होगी, जहाँ आप मैंने अब डिस्कस किया, हाई से लो की तरफ मूवमेंट होती है, हाई से लो की तरफ। तो हाई किसका है, B का, लो किसका है, A का, तो B से A की तरफ मूवमेंट हो जाएगी, तो B से A की तरफ मूवमेंट हो रही है। अब वाटर पोटेंशियल इक्विलिब्रियम पे कब आएगा, मतलब क्या कि दोनों सेल आपस में कनेक्टेड हैं, तो
तो ये वाटर ज़ाहिर है हाई से लो की तरफ मूव करेगा, बी से ए की तरफ मूव करेगा। तो ये बी सेल है और ये ए सेल है, बी से ए की तरफ वाटर मूव कर रहा है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट आएगा ये जो मूवमेंट है वाटर की ये स्टॉप हो जाए, रुक जाए। ये कब होगा, जब दोनों तरफ का वाटर पोटेंशियल दोनों तरफ का बराबर हो जाए, तभी वो मूवमेंट रुक जाएगी ज़ाहिर है। तो इसको हम ऐसे निकालेंगे, हम ऐड कर देंगे -800 -1200 हमने ऐड किया और टोटल से डिवाइड करा दिया, तो ये 1000 आ जाएगा। तब दोनों की कंसंट्रेशन, दोनों का वाटर पोटेंशियल 1000 हो जाएगा, तो मूवमेंट क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि सॉलिड पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल कब इक्विलिब्रियम में आएंगे। प्रेशर पोटेंशियल कब इक्विलिब्रियम में आएगा भाई, तब इक्विलिब्रियम में आएगा, हम दोनों को ऐड कर लिए, दोनों की 800 600 दोनों के हमने प्रेशर पोटेंशियल को ऐड किए, डिवाइड बाई 2 करा दिया, तो 700 आंसर आ गया। जब दोनों तरफ का प्रेशर पोटेंशियल 700 हो जाएगा तो ये प्रेशर पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। सिमिलरली सॉलिड पोटेंशियल कब इक्विलिब्रियम में आएगा, -200 -1400 को ऐड किया, डिवाइड बाई 2 करा दिया, ये आंसर आ गया आपके पास 800। जब 800 होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉलिड पोटेंशियल भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ये वाले आपके पास चीज़ें हो गई। अब एक अगला कॉन्सेप्ट है प्लाज्मोलाइसिस का। इसके भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मैं आपको पहले वैसे ही समझा देता हूँ। देखिए प्लांट सेल जो है उसके अराउंड होती है सेल मेम्ब्रेन, और ये प्लांट सेल मैंने बनाया है, और जो एनिमल सेल है उसके अराउंड कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है, ये एनिमल सेल है। तो प्लांट सेल के अराउंड जो सेल मेम्ब्रेन है इसको वो रेजिस्ट करके रखती है, इसको आप समझ बर्स्ट होने के सेल से रोकती है। अब मैं नीचे यहाँ स्पेस थोड़ा मेरे मिल जाएगा, यहाँ मैं बनाता हूँ, ये प्लांट सेल है, इसको हम रख रहे हैं एक सॉल्यूशन में जिसको जो है प्लांट सेल का हाइपोटोनिक, ठीक है। और ये एनिमल सेल है, इसको भी हम एक सॉल्यूशन में रखें जो है हाइपोटोनिक। अब हाइपोटोनिक का मतलब क्या है, हाइपोटोनिक का मतलब ये है कि बाहर वाटर पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है, अंदर वाटर पोटेंशियल कम है। हाइपो मतलब क्या, कि यहाँ पर टॉनिक का मतलब है कि आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, हाइपो का मतलब लो है, ठीक है। और टॉनिक का मतलब जो है वो हम इस सेंस में ले रहे हैं कि इसमें जो सॉल्ट के कंटेंट हैं वो क्या है, वो कम है। तो सॉल्ट के कंटेंट जब कम होंगे तो वाटर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब वाटर ज़्यादा होगा तो वाटर कहाँ मूव करेगा, वाटर जो है सेल के अंदर मूव करेगा, सेल के अंदर मूव करेगा और सेल को क्या कर देगा, सेल को कर देगा टर्जिड, ठीक है, टर्जिड कर देगा। जब इस सेल को टर्जिड कर देगा, प्लांट सेल के पास सेल वॉल मौजूद होती है, तो ये बर्स्ट नहीं होगा सेल, ठीक है, बर्स्ट नहीं होगा, फटेगा नहीं। अगर हम एनिमल सेल को रखें, वाटर अंदर मूव करेगा, दायरे वही कंडीशन है, बट यहाँ पे सेल वॉल नहीं है जो इसको रेजिस्ट कर सके, तो सेल बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन ये है कि ये वही कंटेनर लिया हमने, ये प्लांट सेल है, यहाँ एनिमल सेल बनाया कंटेनर ये। अब कंडीशन ये है कि ये बाहर जो है हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। मतलब क्या, हाइपरटोनिक का मतलब ये है कि इसका जो सॉल्ट कंटेंट है वो ज़्यादा है, तो वाटर दायरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वाटर जब कम है तो वाटर अंदर से बाहर आने लग जाएगा। जब अंदर से बाहर आएगा वाटर, तो अंदर क्या हो जाएगा, अंदर पानी कम हो जाएगा, तो हो जाएगी फ्लैसिड, सेल जो है फ्लैसिड हो जाएगा, मुरझा जाएगा। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, यहाँ भी सेल क्या हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा, मुरझा जाएगा। यहाँ बर्स्ट होने का ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, चीज़ के अंदर जा नहीं रही तो बर्स्ट नहीं होगा। तो ये वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ से हम देखते हैं ये प्लाज्मोलाइसिस का। श्रिंकेज ऑफ सेल ड्यू टू एक्सोस्मोसिस, सेल श्रिंक हो रहा है, क्यों, एक्सोस्मोसिस, ये वाली कंडीशन आ गई। हमने रखा इसको हाइपरटोनिक में, तो सेल क्या होगा, श्रिंक हो गया, ठीक है। उसके बाद सेल प्लेस्ड इन सॉल्यूशन हैविंग वाटर पोटेंशियल कम, वाटर पोटेंशियल कम है, सॉल्ट्स ज़्यादा है, तो तब ये कंडीशन आ जाएगी, जैसे देखा। अब एक टाइम है इंसिपिएंट ऑफ प्लाज्मोलिसिस, मतलब प्लाज्मोलिसिस जो है, जो पानी का बाहर आना है, ये जब स्टार्ट होना शुरू होगा, जस्ट अबाउट टू हैपन, जब जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, तो उसका नाम दे रहे हैं इंसिपिएंट ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। ये टर्म एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब सेल को श्रिंक तो कर दिया। अब डी प्लाज्मोलाइज, ये वर्ड बता रहे हैं, हम दोबारा नॉर्मल कंडीशन में लेके जाना चाह रहे हैं। तो हम किस में पानी को रख देंगे, सेल को रख देंगे डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर का मतलब क्या है कि इसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। जब इसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो पानी सेल के अंदर मूव करना शुरू कर देगा। यही हाइपोटोनिक वाली सिचुएशन आ गई है ये वाली। तो पानी जब अंदर मूव करना शुरू करेगा, तो पहले पानी बाहर निकला था, अब अंदर मूव कर रहा है, तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। व्हेन वाटर मूव इनसाइड द सेल क्रिएटिंग प्रेशर कॉल्ड प्रेशर पोटेंशियल। और जो पानी अंदर मूव कर रहा है और जो प्रेशर जनरेट कर रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं, प्रेशर पोटेंशियल का नाम दे रहे हैं। अच्छा, अब वही बात लिखी हुई, एनिमल सेल कैन नॉट विदस्टैंड हायर वाटर पोटेंशियल लीडिंग टू बर्स्ट ऑफ सेल, क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है। वही चीज़ है जो मैंने आपको नीचे डिस्कस की है, ठीक है। ये वाला हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया। एमसीक्यू के आपसे काफ़ी पूछे जाते हैं, पास भी सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर के, उसमें हम करेंगे तो आपको आइडिया भी बहुत हो जाएगा ये वाले सवाल कितने आ रहे हैं।